देखिए भैया, तो कल हमारा जो रथ रुका था, वो रथ रुका था हमारा कैपलर सेकंड लॉ पे। कैपलर सेकंड लॉ, देखिए इसको समझिए जरा। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और यहां से काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? कहता है भैया कि एरियल वेलोसिटी, दो बातें कहता है, दोनों बातों का मतलब वही है। इसे कहते हैं एरिया अपॉन में टाइम, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। किसकी? प्लैनेट की। प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। समझिए जरा इसको, पहली स्टेटमेंट को। ये सन है ना? पता ना, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो मान लीजिए ए पॉइंट पर था प्लैनेट और वो घूमता हुआ बी पॉइंट पर आ गया। कितने टाइम में? टी टाइम में, है ना? फिर प्लैनेट यहां पे चला गया, वो सी पॉइंट पर है और वो घूमता हुआ कहां पे आ गया? डी पॉइंट पर। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो कह रहा है कि अगर यहां का टाइम और यहां का टाइम यानी T1 और T2, इफ T1 बराबर में T2 हो, तो देन आपका ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी सन के अराउंड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तो ये हो गया। इसको दूसरी तरीके से कहते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लिखो, चाहे ये लिखो चाहे अब ये लिखो। कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन क्या होता है? कांस्टेंट। किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये ध्यान रखना बेटा, ये समझ के चलो इसे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है एल इक्वल्स टू में एम वी आर। आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ अंकित भैया ने कि एल इक्वल्स टू में एम वी आर जो होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तभी कांस्टेंट होगा जब आपका टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं आपको कि टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आपको पता है प्लैनेट के ऊपर क्या कोई चीज टॉर्क लगाती है? प्लैनेट के ऊपर टॉर्क लगता है? टॉर्क लगाने का मतलब पता है क्या होता है? कोई बाहर से फोर्स लग रहा हो। क्या प्लैनेट को घुमाने के लिए कोई बाहर से फोर्स लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। प्लैनेट को घूमने के लिए किसी प्रकार का बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, वो अपने आप घूम रहा है। वो नेचुरल फिनोमिना है। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से अब तक क्या है भैया? वो घूमता ही आ रही है। ठीक है, और आगे भी क्या होगी? घूमती रहेगी। ठीक है, तो उसको घुमाने का कोई रीजन नहीं है कि अर्थ क्यों रोटेट करती है सन के चारों ओर। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है। नहीं मतलब घूमती तो इसलिए है कि क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से बधी हुई है वो सन के साथ। लेकिन वो चल क्यों रही है, इसका कोई रीजन नहीं है। चल रही है वो, चलने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन घूम रही है। हाँ, घूमने का रीजन कह सकते हो कि भैया कि वो सन के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या हुई है? बधी हुई है। तो चलते हो, कोई चीज चल रही है, लेकिन अगर उसको एक रास्ते में बांध दो तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। समझ गया? जैसे हाँ, हाँ जैसे नहीं नहीं, जैसे गाय भैंस जो होती हैं, छोड़ दो तो सीधा सीधा भागती हैं, लेकिन अगर उनको बांध दो खूंटे में तो क्या होता है? और मार दो तो वो चलेंगी, तो कैसा बात रहेगा उसका? सर्कुलर। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ कि किसी भी प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है सन के अराउंड में, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सेकंड लॉ ही है। इसको जरा दूसरे तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सन। ठीक है, ये प्लैनेट है ए लोकेशन पर। इसकी वेलोसिटी क्या है यहां पर? वीए है। और रेडियस क्या है इसके इलिप्टिकल पाथ की इस पॉइंट पर? आर ए। अब वो घूमता घूमता कहां चला गया? बी पॉइंट पर। कहां चला गया? और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? वीबी। अच्छा, प्लैनेट का मास चेंज नहीं होता। यहां पर अगर प्लैनेट का मास एम है तो आपको पता है वही प्लैनेट यहां पर भी होगा, तो इसका मास भी क्या होगा? एम होगा। ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस। बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास वेलोसिटी रेडियस। तो हम जानते भी हैं इन सेकेंड लॉ, इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन
प्लैनेटरी मोशन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंट प्लैनेटरी मोशन केस में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एल ए बराबर में एल बी। एल ए क्या है? एम वी ए आर ए इक्वल्स टू में एम वी बी आर बी। एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यानी वेलोसिटी रेडियस ए पॉइंट का जो प्रोडक्ट है वही वेलोसिटी रेडियस बी पॉइंट के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी वी और आर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? यानी आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में आर, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है? आर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लेनेट आपका फार्थर पॉइंट पर चले आता है, दूर वाले पॉइंट पर चले आता है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। और जब प्लेनेट सन के पास वाले पॉइंट पर रहता है, यानी रेडियस कम रहती है, तो वहां की वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा पाथ बना दिया जाएगा, बोलेगा किस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो आप किस पॉइंट के बारे में बोलोगे? ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी की? तो भैया रेडियस तो ए की कम है, तो वेलोसिटी ए की क्या होगी? ज्यादा होगी। रेडियस बी की क्या है भैया? ज्यादा है, तो वेलोसिटी बी की क्या होगी? कम होगी। समझ गए भैया? तो यहां पर ये ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस, सॉरी, लेस देन बी। सो वेलोसिटी ऑफ बी जो होगी वो क्या होगी भैया? कम होगी वेलोसिटी ऑफ ए से। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड लॉ के अंदर ही आता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? सेकंड लॉ को आपको बताते हैं। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के। फिर आते हैं, बात करते हैं थर्ड लॉ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है भैया? चलो देखते, आसान है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, बता देता हूं मैं। ये आपका सन है, सन के चारों ओर कौन घूम रहा है? प्लैनेट। सन का मास क्या है? कैपिटल एम है। सन का मास क्या है? कैपिटल एम है। और इससे आर डिस्टेंस पर घूम रहा है एक प्लैनेट जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है। अच्छा, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ कैपलर, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ कैपलर, कह रहा है कि भैया टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर जो होगा वो रेडियस के क्यूब के क्या होगा? डायरेक्टली होगा। रेडियस के क्यूब के क्या होगा? डायरेक्टली होगा। इस टी स्क्वायर की जगह पर एक कांस्टेंट आता है आर क्यूब। ठीक है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम। एम क्या है? मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, मतलब जिसके चारों ओर बॉडी चक्कर लगा रही है ना, उसका मास आएगा यहां पर। ठीक है, उसका मास आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसी कैपलर लॉ को कुछ एग्जांपल देके लिख रहा हूं। मान लीजिए मून, अर्थ मून सिस्टम के लिए, अर्थ मून सिस्टम, ये अर्थ मून सिस्टम है, तो कौन किसके चक्कर लगाता है? मून अर्थ का चक्कर लगाती है, मून। तो हाँ, ये है आपका अर्थ है, इसका मास क्या है? कैपिटल एम है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। ठीक है भैया, और ये क्या? रेडियस है। और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? टी। तो हम इसको, इसके लॉ को, थर्ड लॉ को लिखते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई जी। यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? मास, इस मास के यहां पे क्या आएगा? मास ऑफ अर्थ आएगा, क्योंकि सेंट्रल बॉडी क्या है यहां पर? अर्थ है। और क्या होगा? आर, आर क्यूब। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको जुपिटर, सन और जुपिटर का सिस्टम लेने हैं, सन जुपिटर, सन और जुपिटर का सिस्टम ले रहे हो, तो भैया यहां पर क्या होगा? सन सेंट्रल बॉडी होगी और जुपिटर क्या होगा? उसका चक्कर लगा रहा होगा, रेडियस। तो इसको टाइम कितना लग रहा है? टीजे। कितना लग रहा है? टीजे। तो आप क्या लिखोगे इसको, थर्ड लॉ को? टीजे स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई स्क्वायर एम जी, मास ऑफ क्या होगा? सन आएगा यहां पर। क्या आएगा? मास ऑफ सन। और क्या होगा? रेडियस का। तो एक बात ध्यान में रखना कि ये वाला जो मास है ना, वो बदलता रहेगा कांस्टेंट में। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर नहीं आता क्या? ठीक है, तो ये बदलता रहेगा आपका। ठीक है भैया, खैर ये चलो। तो ये हो गया आपका कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं इसके ऊपर, भाई प्लीज बोलिए मत। देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, कह रहा है कि ये प्लैनेट है, इसका मास क्या है?
MP। इसके चारों ओर दो इसके मून रिवॉल्व कर रहे हैं। एक की रेडियस क्या है, R1 इक्वल्स टू में R है, और दूसरे की रेडियस क्या है, R2 इक्वल्स टू में 3R है। कितनी है, 3R है। इसका मास M1 है, इस वाले मून का मास क्या है, M1, और इस वाले मून का मास क्या है, M2 है। इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है T। तो पूछ रहा है भैया इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, अपने एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, दोनों एक ही बॉडी के चक्कर लगा रहे हैं, तो यानी कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम रहेगी। चलो इस प्लैनेट के लिए लिखते हैं, तो T1 स्क्वायर इक्वल्स टू में कांस्टेंट के ही लिखूंगा मैं, क्योंकि भैया नीचे वाली टर्म दोनों के लिए क्या होगी, सेम ही रहेगी, तो इसलिए मैं के ही लेके चलता हूं। और R1 क्यूब यही हो गया। T1 की वैल्यू क्या है, T स्क्वायर है कांस्टेंट, और ये क्या हुआ, R क्यूब। ये होगी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये M2 दूसरे प्लैनेट के लिए लिख रहा हूं, तो इसके लिए क्या हुआ, T2 स्क्वायर इक्वल्स में के R2 क्यूब, है ना, ये हो गया। अब T2 की वैल्यू कितनी है भैया, तो अपने को तो निकालना है, कांस्टेंट वही है, रेडियस क्या होगी 3R क्यूब। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, सेकंड डिवाइड बाय, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या होगा आपका T2 स्क्वायर अपॉन में T स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू में के 3R क्यूब अपॉन में के R क्यूब। के से के क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने का क्या होगा, T2 स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये जाएगा आर क्यूब से R क्यूब कैंसिल होगा, 3 की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका T स्क्वायर, क्या होगा, T स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 इक्वल्स टू T2 की वैल्यू होगी आपकी 3T अपॉन में √3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन करना, टी की वैल्यू अगर आपको मेंशन होगी तो आप डाल देना वैल्यू, आपका आंसर वहां से आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं भैया सीधा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए मैं सॉलिड और फ्लूइड नहीं करा रहा, क्योंकि सॉलिड फ्लूइड में दो बार ऑलरेडी रिवीजन करा चुका हूं। सॉलिड वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ोगे आप नोट से तो आपको याद आ जाएगा। फ्लूइड में अगर टाइम बचेगा तो करा दूंगा एक बार मेन डेरिवेशन, मैं थर्मल से करा रहा हूं, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की मैं बात करूं तो भैया इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है, कोई बोला है, नोट्स लाया, ठीक है। देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हीट क्या होती है, तो भैया मैंने आपको बताया था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी बॉडी में गर्मी और ठंडक का क्या क्या करती है, एहसास दिलाती है, ठीक है। हीट को के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। उसी में कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट है। कैलोरी ऑफ थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से हीट एक टाइप का क्या है, फ्लूइड है, क्या है। जब उस फ्लूइड को किसी बॉडी में ऐड किया जाता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है, और जब उस फ्लूइड को किसी बॉडी से विड्रॉ किया जाता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ये कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट है। फिर आता भी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुल हीट जो होती है वो हमेशा बॉडी के अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी के सम के क्या होती है, बराबर आती है। आप जितनी ज्यादा हीट दोगे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। खैर ये सब चीजें ज्यादा लिखने के लिए आती नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। फिर उसके बाद है हीट इज ट्रांजिस्ट इन नेचर। हीट जो होती है वो ट्रांजिस्ट होती है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर बिकम सेम, दोनों का इक्वल ना हो जाए। फिर आता है यूनिट ऑफ हीट। तो बता दो भैया हीट की जो यूनिट होती है वो आपको पता है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है भैया, कैलोरी। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, पहला पढ़ा हमने हीट के बारे में, हीट क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा क्या कि कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट पढ़ा हमने। तीसरा हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हीट इज ट्रांजिस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा भैया यूनिट ऑफ हीट, चौथा यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट की बात करूं तो भैया एसआई यूनिट क्या होती है, जूल,
या केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। या सीजीएस यूनिट क्या होती है? कैलोरी। ठीक है। अच्छा, एमकेएस और सीजीएस के बीच में रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी बराबर में 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल, या फिर 4.18 जूल आप लिख सकते हो इसको। ठीक है। उसके बाद आते भैया जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखिए भैया ये बता रखा है इन्होंने, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या कहता है कि भैया आप अगर किसी बॉडी को हीट दोगे तो वो उतना ही ज्यादा क्या करेगी? वर्क करेगी। जितने ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा वर्क करेगी। ठीक है भैया। तो ये जूल्स मैकेनिकल, ये भी ज्यादा आता है नहीं। आते हैं भैया मुद्दे पे। ठीक है भैया, बात करते हैं भैया टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? तो बता दो भैया टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है भैया, टेम्परेचर के थ्रू हम बताते हैं भैया कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर ज्यादा तो बॉडी क्या होगी? हॉट होगी। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर के मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर बॉडी कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। फिर बताया था भैया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या कहता है भैया? ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट दोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। और किसी बॉडी से हीट को निकालोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यही क्या है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है भैया। उसके बाद आता है भैया थर्मोमेट्री। क्या आता है? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री क्या कहता है भैया? तो भैया फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर के बारे में, हीट के एक्सचेंज के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं भैया? थर्मोमेट्री। उसके बाद आता है भैया आपका थर्मामीटर। क्या आता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? तो एक डिवाइस जो टेम्परेचर को नापता है, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर का क्या करते हैं भैया? मेजरमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भैया? थर्मोमीटर। फिर आता है भैया टाइप ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है। फिर आता है आपका टाइप ऑफ थर्मोमीटर। तो भैया अगर मैं बात करूं तो भैया हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के थर्मामीटर दे रखे हैं यहाँ पर। 40 रखे ना? हाँ ठीक है। 4 टाइप के थर्मामीटर है। सबसे पहला क्या है भैया? सेल्सियस स्केल। क्या है? सेल्सियस स्केल में जो लोअर पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट मतलब जहां पर बर्फ जम जाती है, जहां पर क्या, समझ गया? तो वो होता है 0 डिग्री। और अपर पॉइंट होता है जहां पर आपका पानी क्या होता है? वेपराइज हो लगता है, वो होता है आपका बॉइल होता है, वो 100 डिग्री होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री होता है। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 100 होते हैं। और हर डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका दी फ़ारेनहाइट स्केल। दी फ़ारेनहाइट स्केल में आपके 180 डिवीजन होते हैं। जो लोअर पॉइंट होता है, यानी जिसपे आपका पानी जम जाता है, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? और जो जहां पर पानी आपका बॉईल होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भैया। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 180 होते हैं। हर डिवीजन 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है र्यूमर स्केल। द र्यूमर स्केल में क्या होता है भैया? जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री र्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर पॉइंट होता है वो 80 डिग्री र्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 80। हर डिवीजन 1 डिग्री ऑफ र्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भैया। उसके बाद आता है द केल्विन स्केल। द केल्विन स्केल में जो लोअर पॉइंट होता है वो 273.15 डिग्री डिग्री नहीं लगता, 15 कैल्विन के बराबर आता है। और जो अपर पॉइंट होता है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 373.15 कैल्विन। ठीक है, 373.15 कैल्विन। डिग्री मत लगाना, इसमें गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं? 100। और हर डिवीजन 1 कैल्विन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसमें कन्वर्जन करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया, कि टीसी अपॉन में 100 इक्वल्स टू में टीएफ 32 अपॉन में 180 और टी आर 80 और
टी के 273.15 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने भी है 100। तो ये जो ये मतलब कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये रिलेशन के थ्रू आप किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे सिस्टम में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो अकेले जाएगा ना, ठीक है। फिर आता भैया दी एब्सोल्यूट स्केल, सबसे खतरनाक स्केल है दी एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। दी एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। अब ये जो स्केल है ये चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। क्या कहता है चार्ल्स लॉ, याद है आपको? एट अ कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। यानी आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। ये टेम्परेचर है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है? तो इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप बढ़ाते हो, देखिए ये वी नॉट है, क्या है? वी नॉट का मतलब क्या पता है? वो वी नॉट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी तो गैस का वॉल्यूम होगा ना, तो वो वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा है, वी नॉट। वी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, वी नॉट है। अगर आप उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम लगातार क्या होगा, बढ़ता चलेगा। क्या होगा? बढ़ता चलेगा। और बढ़ाते जाओ तो ये ग्राफ क्या होगा, बढ़ता चलेगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक चलेगा? ठीक है। लेकिन अगर यही कहता है भैया कि अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होने लगे। तो 0 डिग्री से मैंने टेम्परेचर कम किया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, लीनियरली जिस प्रकार से बढ़ रहा था उसी प्रकार से फिर क्या होगा, कम होना चालू होगा। और आप देख रहे हो भैया यहां पर आकर के ये कौन सा टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे आपकी गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी इस टेम्परेचर पर गैस अपना वॉल्यूम क्या करती है, जीरो कर देती है। यदि इससे कम टेम्परेचर करूंगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव में तरफ आ जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। और नेगेटिव वॉल्यूम क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? तो इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? तो ये ध्यान रखना भैया कि लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता उपाध्याय जी? क्या नहीं खत्म, इंक खत्म हो जाती है? खींच नहीं पाते क्या ग्राफ इसके नीचे? इससे छोटा टेम्परेचर इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इससे छोटे टेम्परेचर में गैस क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगलेस है। कभी आपने किसी का वॉल्यूम देखा है -4 डिग्री, -4 मीटर क्यूब, सुना है आपने वॉल्यूम? नेगेटिव वॉल्यूम होता ही नहीं बेटा, नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगलेस है। दैट्स वाई इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। इस टेम्परेचर का 2-3 नाम है, एब्सोल्यूट जीरो। क्या नाम है? एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो भी बोलेगा, बट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो आप बोलोगे जिसपे आपका क्या होता है, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं भैया, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसको जीरो केल्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? -273, या नॉर्मली आप लिख देते हो 0 केल्विन। ब्रह्मांड का सबसे छोटा टेम्परेचर है, इससे छोटा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो हो गया। ठीक है, तो आप किसके ऊपर बेस्ड है एब्सोल्यूट स्केल? चार्ल्स लॉ के ऊपर। क्या कहता है चार्ल्स लॉ? प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली वाला। ठीक है, ग्राफ खींचा, वी नॉट क्या था, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका गैस का वॉल्यूम था। उसके ऊपर जाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके नीचे आओगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। अब तक घटेगा जब तक जीरो ना हो जाए। जीरो कब हो जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे। ठीक है, सबसे छोटा टेम्परेचर होता है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही बात है यार, भैया एंट्रोपी का मतलब यही होता है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है भैया।
तो पूरे हमेशा हर चीज की रैंडम। अब नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। मैं तो गलत कहा, मैं को गलत कह रहा हूँ क्या? एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। एंट्रोपी घट सकती है कभी? कभी नहीं घटती। कैसे? पानी को फ्रीज करके तो घटती है। कैसे? किसने कहा? बॉडी के पास रहेंगे तो रैंडमनेस कम हो अरे तो तू कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है ना, जाएगा। तू अपने आप से बता ना, अपने आप से बता। हाँ, नेचर 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 में एंट्रोपी अभी कभी घटती नहीं है ना, कभी घट नहीं सकती। हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे मेरे अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, उसी तरीके से आपके अंदर भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। चलो छोड़ो, ये ज्यादा डिटेल में बात आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी आपके लिए देखिए, एंट्रोपी वैसे बढ़ती है, नेचुरल प्रोसेस यही होता है कि एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती है चीजें हमेशा। ठीक है। अगर उसको कोई, जैसे बुके फैली हुई है ना, तो उसको अरेंज करने के लिए आप होते हो ना, तो उसकी एंट्रोपी जो बढ़ी है उसको कम कर दिया आपने। ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा था, ये बात आ गई तो मेरे को भगवान के एग्जिस्टेंस में थोड़ा सा दिमाग पे आया कि हाँ भाई, यहाँ पे एंट्रोपी के कंसेप्ट से मैं भगवान को प्रूव कर सकता हूँ कि भगवान एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। सही में? छोड़, रहने दे, बाद में बताऊंगा। अभी आप समझ नहीं पाओगे, मैं जो बोलूंगा ना, तो सकता है आप समझ नहीं पाओ कि एंट्रोपी को रिवर्स करके, एंट्रोपी अगर देखो आप अब जब ह्यूमन बॉडी है, हम देखो हमारा क्या होता है, हम जब मर जाते हैं, हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं सब क्या होते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, सब फैल जाते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर के एटम और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, एकदम प्रॉपर होता है। किसने किया उसको? ठीक है, बात है किसने की, ये तो लॉजिक बात है। अब मैं कह रहा हूं एंट्रोपी आई ना रिवर्स होके, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना। अबे तो वो छोड़, वो वहां पे उधर मत जा, उस रिप्रोडक्शन में तो जाइए मत ना, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी घटी ना, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं वो कंजर्व रहती है, ना नया मैटर बन सकता है ना नया एनर्जी बन सकती है। तो जो नया बच्चा आ भी रहा है तो वो उसी मैटर से है ना जो पहले था। तो एंट्रोपी घटी है ना यहाँ पे। मतलब एक बंदा मरा, मर करके उसकी बॉडी फिर जाके क्या हुई, रिसाइकल हुई और एक नया बच्चा बना। मतलब एंट्रोपी घटी ना, घटाने के लिए कोई तो जरिया चाहिए ना। इसका मतलब भगवान है मेरा, यस्सु यस्सु मेरा। नहीं, मैं यही सोचने लगा एकदम से, तो मेरे दिमाग में आ गई है एंट्रोपी वाली बात। वैसे एंट्रोपी आपको बता दूं, बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगर आपको बता दूं मैं एक और आपके लिए, सुन लो, एक आपके लिए फैक्ट की बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है? अगर आपको पता है आपके यूनिवर्स का साइज क्या, इनफाइनाइट है ना? और आपको बता दूं कि इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, हर चीज फाइनाइट ही होती है ना? पता नहीं। नहीं नहीं, अगर आप यूनिवर्स को इनफाइनाइट मान रहे हो तो वो, इसका मतलब कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसमें चांद सितारे भी क्या हो, इनफाइनाइट होने चाहिए। अब अगर किसी रीजन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स है, सुन तो ले, मैं इतनी पता की बात बता रहा हूं बेटा, तो ये सोच भी सकता। तो तो वहां पे स्टार्स की संख्या भी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो ब्राइटनेस भी क्या होनी चाहिए। तो यूनिवर्स हमारा डार्क होना ही चाहिए। हमारा स्पेस डार्क है ना, डार्क है, इसका मतलब ये स्पेस फाइनाइट है। ठीक है। और अगर स्पेस फाइनाइट है, सुन तो ले, सुन तो ले, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं सुन ले, एंट्रोपी के बारे में बता रहा हूं मैं देखो। अगर स्पेस फाइनाइट है तो आपको पता रैंडमनेस बढ़ती है। जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर कुछ क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स है, ये रैंडम है। अभी मैं सुन तो ले, टी टाइम पर मान लो सारे एटम का अरेंजमेंट ऐसा है, और ये सिस्टम क्या फाइनाइट है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो कभी ऐसा एक टाइम आएगा, इनफाइनाइट टाइम, जहां पर यही अरेंजमेंट आपको दोबारा मिलने वाली है। नहीं समझे? अब देखो रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर इसका वॉल्यूम फिक्स है तो ऐसी, अभी बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ। अगर इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इनफाइनाइट टाइम में कभी तो ऐसा होगा कि ये एटम मॉलिक्यूल्स दोबारा ऐसे होंगे। ये समझे? अरे देख ना, जैसे मान ले तू एक डाई 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 उछालती है ना, वो डाइस नहीं होती, गिट्टा, 2 बार 6 आ गया, तो क्या दोबारा दोबारा 6 नहीं आएंगे कभी जिंदगी में? आएंगे ना। तू 100 डाई उछाल,
तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा कभी तो होगा कि 100 के 100 में 6 एक साथ आएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी, वही मैं कह रहा हूं कि अगर यूनिवर्स का साइज शेप फाइनाइट है तो एंट्रोपी कितनी बढ़िया है, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऐसा ही समय आएगा और ऐसे ही आप सारे होंगे और यही बात चल रही होगी फिर दोबारा से। अभी अभी हाँ अभी मीटिंग तो खत्म होने दो, ठीक है। अब देखिए सुन लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या बेटा, देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या कहता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहता है भैया कि यदि आपका तापमान क्या हो भैया, प्रेशर क्या हो, 0.46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, इस प्रेशर का मीनिंग क्या होगा मेरे को उपाध्याय जी बताएंगे। 0.44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब क्या हुआ, इतना प्रेशर है। इसका मतलब इस प्रेशर में मरकरी, आपको पता ना जब आप ब्लड प्रेशर नापते हो तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, उसको पता नहीं है, मैं समझ गया, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लगाते हो यहाँ पे तो मरकरी कॉलम राइज करता है ना, तो वो राइज करके ये बताता कि आपकी बॉडी में आपकी जो वेन्स है ना उसमें प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इतने जब इतना प्रेशर होगा ना तो मरकरी कॉलम क्या होगा, इतना ही राइज करेगा। देख, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो कंडीशन होती है जिसमें मरकरी का जो प्रेशर होता है ना उसमें मरकरी इतना ही राइज करता है। जैसे नॉर्मल प्रेशर पे क्या होता है, जब हम ब्लड प्रेशर नापते तो मरकरी कॉलम क्या करता है, राइज कर जाता है, फिर अपने पता लग जाता है कि इतना प्रेशर आपके ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो जो हम ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में मरकरी मात्र क्या करता है, 0.46 मिलीमीटर ही राइज कर पाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है इस वक्त, तो टेम्परेचर होता है आपका 273.16 केल्विन। क्या होता है, या आप नॉर्मली लिख सकते हो 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। जब ये प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर होता है तो इसमें पानी जो होता है वो तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। मतलब पानी का वेपराइजेशन भी हो रहा है, पानी का कंडेंसेशन भी हो रहा है, पानी बर्फ भी बन रहा है और बर्फ पानी भी बन रही है। इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है और इसी कंडीशन में ये होती है, ठीक है भैया, कि तीनों स्टेट एक साथ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है भैया, जहां पर तीनों स्टेट एक साथ एक टाइम पर क्या होती है भैया, एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए भैया, कुछ करा नहीं रहा, सुन लीजिए। थर्मल एक्सपेंशन आपको बता रहा हूं भैया कि जब भी आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो हीट देने की वजह से, सुन लीजिएगा भैया, थर्मल एक्सपेंशन, हीट देने पर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन करने की जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स जब हीट कम रहती है तो कम वाइब्रेट करता है, कम एम्पलीट्यूड ऑफ, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट ज्यादा दे दोगे तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से बॉडी का ओवरऑल साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसको हम कहते हैं भैया थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, तो हीट देने पर सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन आता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये भैया प्लीज, तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो लंबाई बढ़ जाती है जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, एक केस में आपका एरिया बढ़ जाता है जिसको सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, और एक केस में आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसकी छोटी छोटी एक्सप्रेशन है वो अगली क्लास में कराऊंगा, सुन लीजिए सुन लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में करेक्ट 4 बजे चालू करूंगा, ठीक है, करेक्ट 4 बजे, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। मिलता है, पूरा खत्म करना मुझे अगली क्लास में।